बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज सीएसएस क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर में क्राइम काजेशन थ्योरी के सिलसिले में सोशल बॉन्ड थ्योरी पर बहस करेंगे। मेरे चैनल सीएसएस नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें ताकि सीएसएस से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। The social control theory was given by Travis Warner Hershey, an American professor of sociology at University of Arizona. Hershey's first theory, 1969, of social bond and delinquency states that delinquency arises when social bonds are weak or absent. सोशल बॉन्ड थ्योरी अमेरिकी प्रोफेसर ट्रेविस वार्नर हिर्शी ने 1969 को पेश की। हर्शी यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे। उनके ख्याल में जब सोशल बॉन्ड खत्म हो जाए या कमजोर हो जाए तब डिलिक्वेंसी बढ़ जाती है। हर्शी के ख्याल में जुर्म बढ़ने की वजह मुआशरे में सोशल बॉन्ड का खत्म होना या कमजोर होना होता है। Hershey's social control theory asserts that ties to family, school, and other aspects of society serve to diminish one's propensity for deviant behavior. As such, social control theory posits that crime occurs when such bonds are weakened or not well established. हर्शी की सोशल कंट्रोल थ्योरी के मुताबिक फैमिली या स्कूल के साथ मजबूत ताल्लुक डेविएंट बिहेवियर की कमी का बायस होता है। इसलिए जुर्म उस वक्त सरजद होता है जब यह ताल्लुक कमजोर हो जाए या बिल्कुल खत्म हो जाए। कंट्रोल theorists argue that without such bonds, crime is an inevitable outcome. Unlike other theories that seek to explain why people engage in deviant behavior, control theories take the opposite approach, questioning why people refrain from offending. सोशल कंट्रोल थ्योरी के मुताबिक सोशल बॉन्ड की कमजोरी जुर्म होने की बड़ी वजह है। सोशल कंट्रोल थ्योरी इस अमर की वजाहत नहीं करती कि लोग जुर्म की तरफ क्यों माइल होते हैं, बल्कि इस अमर की वजाहत करती है कि लोग जुर्म से इज्तनाब क्यों करते हैं। Hershey stressed four control variables that gave reason as to why people don't break the law, with each representing a major social bond. The bonds are attachment, commitment, involvement, and belief. हर्शी के मुताबिक चार ऐसे कंट्रोल या अवामिल हैं जिसकी वजह से लोग जुर्म नहीं करते। इन अवामिल को हर्शी सोशल बॉन्ड का नाम देता है। ये चार अवामिल अटैचमेंट, कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट और बिलीफ्स हैं। Attachment refers to the emotional closeness that adolescents have with adults, role models, and most importantly, parents. Affectional identification, meaning that the youth aspire to be more like their parents or role models, plays a large part in their bond. If the adults in their life are crime free, the youth is more likely to follow the same straight and narrow path. हर्शी की थ्योरी के मुताबिक अटैचमेंट से मुराद वो जज्बाती लगाव या इमोशनल क्लोजनेस है जो हर बच्चे को बड़ों के साथ, रोल मॉडल के साथ या फिर अपने वालिदैन से होती है। बच्चे अमूमी तौर पर अपने वालिदैन से इंस्पायर होते हैं और उन्हें अपना रोल मॉडल समझते हैं और उनके साथ एक जज्बाती लगाव रखते हैं जिसे अफेक्शनल आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अगर बड़े या अडल्ट्स कानून की हुक्मरानी के कायल हों तो बच्चे भी उनकी नक्शे कदम पर चलते हैं। इन बच्चों में डेविएंसी के रास्ते पर चलने के इम्कानात कम होते हैं जो अपने वालिदैन के साथ या अपने बुजुर्गों के साथ अफेक्शनल आइडेंटिफिकेशन में हों। There is also a sense that parents know what their children are doing and where they are. This bond strengthens every time that there is interaction between the two parties, as the interaction is usually on a personal basis. As a result of these things, parents have a form of indirect control.
This indirect control works because their attachment to their parents makes them psychologically present. ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों की कड़ी निगहदाश्त करते हैं और उन्हें अच्छी तरह मालूम होता है कि उनके बच्चे किस रवश का शिकार हैं। ऐसी फैमिलीज में बच्चों और वालिदैन के दरमियान इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है और हर इंटरेक्शन के बाद सोशल बॉन्ड पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है, जिसके नतीजे में वालिदैन अपने औलाद पर मौसर कंट्रोल रखते हैं। इस तरह के कंट्रोल की वजह से बच्चे अपने वालिदैन से ज्यादा अटैच हो जाते हैं। इस बॉन्ड की वजह से बच्चे डिलिंक्वेंसी की तरफ नहीं जाते। According to Hershey, there are 4 types of attachments. Number 1 is attachment with family. Number 2 is attachment with friends, attachment with community, and lastly, the attachment with peer. हर्शी के मुताबिक अटैचमेंट की 4 मुख्तलिफ किस्में हैं, जिनमें पहली किस्म फैमिली के साथ अटैचमेंट, दूसरी किस्म दोस्तों के साथ अटैचमेंट, तीसरी किस्म कम्युनिटी के साथ अटैचमेंट और चौथी पीयर्स के साथ अटैचमेंट है। हर्शी के मुताबिक ऐसे अफराद जो अपने खानदान के साथ, खानदान के अफराद के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ ज्यादा अटैच हों तो वो डेविएंसी की तरफ नहीं जाते, क्योंकि उनकी सुपरविजन उनके वालिदैन, उनके करीबी अजीज रिश्तेदार, उनके फैमिली मेंबर्स उनके ऊपर बड़ी सख्ती के साथ उनकी कार्रवाइयां या उनकी एक्टिविटीज पे नजर रखते हैं। इसलिए वो बच्चे अपने वालिदैन के कंट्रोल में रहते हैं और इसलिए उनकी डेविएंसी की तरफ जाने के इम्कानात कम होते हैं। इसी तरह जब कोई शख्स अपने दोस्तों की महफिल में है तो उसका रवैया, उसकी एक्टिविटीज और उसकी बाकी सारी चीजें उसकी दोस्तों की नजरों में है और उसकी नजरों में रहती हैं और वो दोस्त उसके ऊपर एक कंट्रोल एस्टेब्लिश करके रखते हैं और उसको डेविएंट बिहेवियर की तरफ फिर जाने का मौका नहीं मिलता। इसी तरह कम्युनिटी के अफराद अपने हर मेंबर के रवैये के ऊपर एक कड़ी नजर रखते हैं और उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं। इसलिए किसी भी शख्स के जो अपनी कम्युनिटी के साथ अटैच हो उसके मनफी रुझानात उसमें नहीं आते और वो शख्स क्रिमिनलिटी की तरफ नहीं जा सकता। इसीलिए पीयर्स ग्रुप के अंदर जो खास ग्रुप होता है दोस्तों का या खास ग्रुप होता है जिसके अंदर वर्कर्स का या जिसके अंदर क्लासरूम क्लासमेट्स का, तो ऐसे ग्रुप के अंदर भी किसी भी शख्स का रवैया वो अंडर स्क्रूटनी रहता है और उसके ऊपर वो अटैचमेंट रहती है। तो इस तरह ऐसे लोग जो है वो अभी क्रिमिनलिटी की तरफ नहीं जाते जिनका पीयर प्रेशर बहुत स्ट्रांग हो या जिनके दोस्तों का अहबाब का हल्का बहुत ज्यादा उसके ऊपर मॉनिटरिंग रख रहा हो और उसके अंदर एक क्लोजनेस हो। तो हर्शी का पहला पॉइंट कि अटैचमेंट जो है वो एक तरह का कंट्रोल एक्सरसाइज करती है, तो ये अटैचमेंट फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी और पीयर्स के साथ होती है। The second bond is the social bond of commitment. Commitment involves the adolescent's place in conformity. The youth does not want to blow their chances of having a great and bright future by doing something that they shouldn't do. हर्शी के मुताबिक दूसरा पॉइंट जो सोशल बॉन्ड का है वो कमिटमेंट है। कमिटमेंट नौजवानों में समाजी इकदार को फॉलो करके अपने मकासद के हसूल का जज्बा देती है। इसलिए नौजवान किसी ऐसे मशगले में नहीं पड़ते जिसकी वजह से उनका फ्यूचर या कामयाबी की राह में कोई रुकावट ना आ जाए या उसमें कोई मुश्किल आ जाए। तो इसमें प्लेस इन कन्फर्मिटी है कि वो अपना रवैया बिल्कुल ऐसा कर लेते हैं जैसा उस सोसाइटी के अंदर सोशल नॉर्म्स हो या सोसाइटी की रिक्वायरमेंट हो या सोसाइटी ने जिस तरह का रवैया इन लोगों के लिए मुकर्रर किया हुआ हो वो उसी तरह का रवैया इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने मकासद के हसूल के लिए या अपनी कामयाबी के लिए या अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए किसी भी किस्म का अपनी स्टेक जो है वो उसको दांव पे नहीं लगाता। इसलिए वो कमिटेड होते हैं अपने टास्क के साथ और कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे उनके जो कैरियर है उसके ऊपर कोई हरफ आ सके।
This is the common ratio of cost and benefit that is seen in other criminological theories and throughout life. Hershey again stated the opposite was true, that is, legitimate aspirations gave a stake in conformity that tied the individuals to the conventional social order. एक कॉमन नुक्ता नज़र ये भी है कि कोई भी मुजरम जुर्म करने से पहले कॉस्ट एंड बेनिफिट के एनालिसिस करके जुर्म के इर्तिकाब का फैसला करता है। हर्शी के मुताबिक इंडिविजुअल ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी की वजह से या सोशल आर्डर के साथ मजबूत कमिटमेंट की वजह से या अपने कैरियर को किसी किस्म का वो एक्स्ट्रा हर्डल में नहीं डालना चाहता या अपने आप को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता, क्योंकि वो एक अपने कैरियर के साथ अपने गोल्स के साथ वो बंदा कमिटेड है, इसलिए वो जुर्म का इर्तिकाब नहीं करता। तो बेसिकली हर्ची के मुताबिक ये किसी भी शख्स की कमिटमेंट है उसकी फ्यूचर के साथ, उसकी जॉब्स के साथ, उसकी स्टडीज के साथ, जिस वजह से वो अपने आप को क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ नहीं लेके जाता। हर्शी ने जिन कमिटमेंट्स का जिक्र किया है उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट इज हिज फैमिली, कि बहुत से लोग इसलिए क्राइम की तरफ नहीं जाते कि वो अपनी फैमिली के साथ बहुत कमिटेड होते हैं। उन्हें अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल होता है, उन्हें अपने फैमिली के मेंबर्स की इज्जत का ख्याल होता है, उन्हें अपने फैमिली के जाहो जलाल का ख्याल होता है। तो वो अपनी फैमिली के इस हद तक अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से इस हद तक प्यार करते हैं कि वो इस वजह से क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ बिल्कुल नहीं जाते और उनको अपने वालदैन से लगाओ, वालदैन से मोहब्बत, अपने बहन भाइयों से मोहब्बत, वो कमिटमेंट होती है उनकी, इसलिए वो क्राइम की तरफ नहीं जाते। दूसरी वजह उन्होंने जो बताई, दैट इज दैट पीपल आर कमिटेड विद देयर कैरियर्स। आमतौर पर यह देखा गया है कि जो अडोलसेंट्स होते हैं उन्होंने अपना कोई ना कोई कैरियर सोच रखा होता है कि उन्होंने जिंदगी में क्या बनना है, और वो फिर अपनी सारी एफर्ट्स अपने गोल्स की अचीवमेंट के लिए लगाते हैं और उनको अपना कैरियर ज्यादा अजीज होता है, और अपने कैरियर को पहुंचने के लिए, कैरियर तक पहुंचने के लिए और उसको पाने के लिए वो फिर किसी नेगेटिविटी के सहारा नहीं लेते या किसी नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाते और अपने बिहेवियर को ऐसा रखते हैं कि उनको अपने कैरियर के हसूल के लिए आसानियां पैदा हों, और वो क्रिमिनलिटी या डेविएट्स बिहेवियर की तरफ इसलिए नहीं जाते कि उन्हें यह लगता है कि अगर वो क्रिमिनलिटी की तरफ चले गए तो वो अपने कैरियर को हासिल नहीं कर सकेंगे। तो कैरियर एक बहुत बड़ी कमिटमेंट बन जाता है उनके लिए। आपने देखा होगा कि जो प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स हैं उनका सारा फोकस अपनी अचीवमेंट हासिल करने के लिए या अपना कैरियर बनाने के लिए या अपने गोल्स के हसूल के लिए होता है, तो इसलिए कैरियर प्रोवाइड्स अ कमिटमेंट। द नेक्स्ट इज द सक्सेस। सक्सेस इज कि जब किसी शख्स को अपनी जिंदगी में कामयाबियां नजर आ रही हो या वो कामयाबियों के रास्ते पे चल पड़ा हो या उसको जिंदगी के अंदर ऐसी शोहरत मिल रही हो या ऐसी चीजें मिल रही हो जिन पे वो अपने आप को सेटिस्फाई कर ले, तो वो इन सक्सेसेस को फिर छोड़ना नहीं चाहता और इन सक्सेसेस की खातर फिर वो बाकी नॉन बिहेवियर, इन सक्सेसेस की खातर फिर वो अपने बिहेवियर के अंदर कोई नेगेटिव तब्दीली नहीं आने देता, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैं इसी लाइन पे लगा रहा तो मैं एक दिन ज्यादा बड़ी सक्सेस हासिल कर लूंगा। तो ये सक्सेस फिर उसके लिए एक कमिटमेंट का काम करती है और इस सक्सेस के हसूल के लिए फिर वो नेगेटिविटीज छोड़ देता है और वो डिलिंक्वेंसी भी छोड़ देता है और उसकी तरफ जाने का उसका रुझान खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अपनी कामयाबियों को एंजॉय करना शुरू कर देता है। तो सक्सेस इज एन अदर इम्पोर्टेंट कमिटमेंट। द फ्यूचर गोल्स इज ऑल्सो डेडिकेशन, कि जब आप एक फ्यूचर गोल्स बना लेते हैं तो फिर यू पुट ऑल इन एफर्ट्स टू अचीव द कमिटमेंट, और उस तरह फ्यूचर गोल्स भी आपको कमिटेड रखते हैं और इसको आपको फ्यूचर गोल्स भी कमिटेड रखते हैं और किसी भी शख्स को नेगेटिविटी की तरफ जाने नहीं देते। The third social bond in the social bond theory is involvement. Involvement is a way to prevent and deny access to criminal actions and deviant behaviors through involvement in activities. If you are in if you are in a school all day or at work, one would be much less likely to commit a crime. This bond theory
In this bond theory is in its own way paying homage to the old saying, idle hands are the devil's workshop. हर्षी के मुताबिक तीसरा सोशल बॉन्ड इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट के मुताबिक नौजवानों की रोजमर्रा की एक्टिविटीज में इस तरह की मसरूफियत है कि उनका डेविएंसी की तरफ जाने का ध्यान ही नहीं जाता और उनको मौका ही नहीं मिलता कि वो डेविएंसी के मुतल्लिक सोच सके। इसीलिए बच्चों को स्कूल में इतना मसरूफ रखते हैं कि उनको डेविएंस की तरफ जाने का ख्याल ही ना आए। और मकूला बड़ा पॉपुलर है कि आइडल्स हैंड्स आर द डेविल्स वर्कशॉप। तो इस मकूले के मुताबिक बच्चों को इतना मसरूफ रखें कि उसके पास कोई फारग वक्त ना हो और वो फारग वक्त ना होने की वजह से अपने आप को किसी मनफी सरगर्मियों के अंदर मुलव्वस ना करे। तो इसके मुताबिक इन्वॉल्वमेंट बहुत हद तक बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी से दूर रखने में मुआविन साबित होती है। हर्षी ने जिन इन्वॉल्वमेंट का जिक्र किया है उनमें स्कूल एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स गेम्स, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ग्रुप्स एंड सोशल क्लब्स। तो ये वो सारी एक्टिविटीज हैं जो बच्चे को लाइफ के अंदर इतना मसरूफ रखती हैं कि बच्चे के पास मनफी चीजें सोचने का टाइम नहीं बचता और वो इसलिए मनफी एक्टिविटीज की तरफ नहीं जाता। और ये सारी की सारी उसकी पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट है जहां बच्चे की शख्सियत को तरबियत दी जाती है, उसकी ट्रेनिंग की जाती है और उसको मनफी चीज़ों से ज़्यादा दूर रखा जाता है। और इसमें स्कूल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ जिसके अंदर उसको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, जिसके अंदर उसको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके अंदर उसको नॉलेज दिया जाता है, जिसके अंदर उसके बिहेवियर को चैनलाइज किया जाता है। और उसके बाद एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ में उसके अंदर पॉजिटिव ट्रेट्स दिए जाते हैं, कंपटीशन कैसे करना है, पॉजिटिविटी कैसे लानी है। तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में सिखाई जाती हैं। देन स्पोर्ट्स अगेन हेल्दी एक्टिविटी, उसको नेगेटिविटी से दूर रखती है, उसको इलीगल सब्सटेंस से दूर रखती है और बाकी मनफी चीज़ों से दूर रखती है। तो इस तरह ये सारी की सारी इन्वॉल्वमेंट किसी भी शख्स को इनफरादी तौर पर क्राइम से या डेविएंसी से दूर रखती है। The fourth and the final social bond is the social bond of belief. People want approval of others, so their actions tend to reflect the social norms that are seen to be approved actions. Belief is the extent that youth embrace the moral validity of the law and other norms. Confirming individuals obey the law because Confirming individuals obey the laws because it is seen as a legitimate and respected request to them. हर्षी का चौथा और आखिरी सोशल बॉन्ड बिलीफ है। हर माशरे में समाजी इकदार की बहुत ज़्यादा अमलदारी होती है। इसके पेश नज़र हर माशरे ने अपने लिए अच्छाई और बुराई के मेयार मुकर्रर किए होते हैं। अच्छाई को उजागर किया जाता है और बुराई को कंडेम किया जाता है। नौजवान इस बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं और अपना तर्ज अमल इन आला मेयार के मुताबिक रखते हैं जो सोसाइटी ने अच्छाई के नजरिया के मुताबिक मुकर्रर किए हों। इसलिए नौजवान ऐसी खराफात में शामिल नहीं होते जो सोसाइटी कंडेम्ड करती है, इससे इज्तनाब करते हैं। तो ये बिलीफ सिस्टम उन नौजवानों को डेविएंसी की तरफ जाने से रोकता है और गलत काम करने से रोकता है। हर्षी के मुताबिक बिलीफ सिस्टम की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ऑनेस्टी, मोरालिटी, फेयरनेस, पैट्रियोटिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जस्टिस एंड फेयर प्ले है। हर्षी ने जिन चीज़ों का जिक्र किया है, बिलीफ्स में बहुत सी टाइप्स उसने इनुमरेट की हैं, जिनमें ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, जिसमें मोरालिटी यानी इखलाकियात, फेयरनेस गैर जानबदारी, पैट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी और जस्टिस एंड फेयर प्ले इंसाफ और असूल पसंदी जैसी चीज़ें शामिल हैं। हर्षी के ख्याल के मुताबिक हर मुआशरे ने अपने वैल्यू सिस्टम के अंदर इन अच्छाइयों को शामिल किया होता है और ये अच्छाइयाँ जब किसी मुआशरे के अंदर या वैल्यू सिस्टम के अंदर शामिल हो जाए तो नौजवान इन अच्छाइयों को फॉलो करते हैं
اور جیسے جیسے نوجوان ان اچھائیوں کو فالو کرتے جائیں گے ان کے کرمنل ڈیویئنسی میں جانے کے چانسز کم سے کم ہوتے جائیں گے. Control theories describe the major type of social control or the major restraints to crime. The control theory of Travis Hershey dominates the literature, but Gerald Peterson, Mikhail Gottfrieden, Robert Sampson, John Lobb have extended Hershey's theory in important ways. یہ تھیری بیسیکلی تو ہرشی نے پیش کی تھی، لیکن اس کو بہت سے دوسرے سوشالوجسٹ نے بھی اس پہ کام کیا اور اس پہ انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن دی یا اس کی وضاحت دی. تو جن لوگوں نے اس کی ایکسپلینیشن دی یا وضاحت دی اس میں جیرالڈ پیٹرسن، میکائل گوڈفریڈسن، رابرٹ سمپسن اور جان لاب ہیں جنہوں نے اس میں اور مزید اضافہ کیا. This integrated theory lists three major types of control: direct control, stakes in conformity and internal control. اس تھیری کے مطابق کسی بھی انڈیویجول کے اوپر تین طرح کے میجر کنٹرول ہوتے ہیں اور ان کنٹرول میں زیادہ تر ڈائریکٹ کنٹرول، سٹیکس ان کنفرمٹی اور انٹرنل کنٹرول ہے. تو ہرشی کے مطابق اور کنٹرول تھیورسٹ کے مطابق تین طرح کے کنٹرول ہیں جو کسی انڈیویجول پر ہوتے ہیں، جن میں پہلا براہ راست کنٹرول یا ڈائریکٹ کنٹرول، اور دوسرا سٹیک ان کنفرمٹی، اور تیسرا انٹرنل کنٹرول. تو یہ تین کنٹرول ہیں جو بیسیکلی کسی بھی انسان کو کرمنالٹی کی طرف جانے سے روکتے ہیں. ڈائریکٹ کنٹرول: someone watches over people and sanctioning them for a crime. Such control may be exercised by family members, school officials, co-workers, neighborhood residents, police and other. سب سے پہلی قسم ڈائریکٹ کنٹرول ہے. ڈائریکٹ کنٹرول سے مراد وہ سخت سپرویژن کا سسٹم ہے جس میں فیملی ممبرس، ٹیچرز، کو ورکرز، نیبرز یا پولیس یا دوسرے لا انفورسمنٹ والی ایجنسیز لوگوں کے رویوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں اور ان کے فیل جتنے بھی ہیں یا ان کے جتنے بھی ایکشنز ہیں ان کو مانیٹر کرتے ہیں اور ان کے اوپر کڑی نظر رکھتے ہیں کہ کوئی شخص ان نارمز کی خلاف ورزی نہ کرے جو سوسائٹی نے ان کے لیے بنائی ہوئی ہیں. تو اس میں سب سے پہلا جو ہے عمل وہ ہے ڈائریکٹ کنٹرول. Family members are the major source of direct control given their intimate relations with the person. Direct control has three components: setting rules, monitoring behaviors and sanctioning crime. تو ڈائریکٹ کنٹرول کا سب سے بڑا وجہ یا سب سے بڑا کمپوننٹ یا سورس فیملی ممبرس ہیں. ڈائریکٹ کنٹرول کے تین بیسک کمپوننٹ ہیں جن میں سیٹنگ رولز یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے، نارمز کو فالو کیسے کرنا ہے، ڈسپلن اور بیہیویئر کو کیسے بہتر کرنا ہے. ان سیٹنگ آف رولز کے بعد تمام لوگوں کو اس رول سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ جو ایک سوسائٹی کے نارمز ہیں اس میں سوسائٹی کے اندر کیسے رہنا ہے، کس طرح کا بیہیو کرنا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، کس طریقے سے اپنا رویہ رکھنا ہے، بیہیو کیسے کرنا ہے اور ایکٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر اس کے لیے باقاعدہ ایک نظریہ بنایا جاتا ہے یا اس کے لیے ایک طرح کے رولز بنائے جاتے ہیں یا ایک طرح کا مثبت رویہ رکھنے کے طریقے بنائے جاتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ایک سوسائٹی کے اندر موجود ہوتا ہے اور ہر نئے آنے والے کو جب بچہ تھوڑی سی سمجھ و فراز میں جاتا ہے تو اس کو یہ ساری چیزیں ڈسپلن وغیرہ سوسائٹی کا جو ڈسپلن ہے وہ سکھایا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے اور مانیٹرنگ میں اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیا جاتا ہے، بیہیویئر کو ایگزامن کیا جاتا ہے، اس کی غلطیوں کو نوٹ کیا جاتا ہے اور اس امر کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ انڈیویجول ان تمام رولز کو مکمل طور پر فالو کرے جو سوسائٹی نے بنائے ہوئے ہیں. اس کے بعد تیسری چیز اس کی سینکشننگ کرائم ہے. سینکشننگ کرائم کے اندر سوسائٹی اس کو مانیٹر کرتی ہے، اس کے بیہیویئر کو مانیٹر کرتی ہے.
मॉनिटरिंग की दो किस्में हैं, एक डायरेक्ट मॉनिटरिंग जिसमें इंडिविजुअल किसी न किसी पर्सन की डायरेक्ट सुपरविजन में होता है, जैसे पेरेंट्स हैं, जैसे उसके बुजुर्ग हैं खानदान के, और दूसरी इनडायरेक्ट मॉनिटरिंग है जिसमें बराह रास्त सुपरविजन नहीं होती, लेकिन उसके पेरेंट्स या उसके बुजुर्ग किसी न किसी दूसरे शख्स से उसके बिहेवियर के बारे में बातचीत करते रहते हैं या पूछगिछ करते रहते हैं या अपनी तसल्ली करते रहते हैं कि बच्चा हमारा क्या रवैया इख्तियार किए हुए है, जब वो घर से बाहर जाता है तो उसका रवैया क्या होता है, जब स्कूल में जाता है तो उसका रवैया क्या होता है। तो इस तरह ये इनडायरेक्ट कंट्रोल है। तो मॉनिटरिंग दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट मॉनिटरिंग और एक इनडायरेक्ट मॉनिटरिंग। इसके बाद तीसरा एलिमेंट इसके जो अंदर है वो है सैंक्शनिंग द क्राइम, जिसमें इंडिविजुअल के अगर उसका मनफी रवैया सामने आ जाए या मनफी रवैये के बारे में इल्म हो जाए तो फिर उसकी सरजरश की जाती है और उसके लिए करेक्शनल मीन्स निकाले जाते हैं और उसकी इस्लाह करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह डायरेक्ट कंट्रोल उसके तीन आगे कंपोनेंट हैं। उसके लिए पहला कंपोनेंट रूल सेट करना, दूसरा कंपोनेंट उन रूल्स के मुताबिक उसके रवैये को मॉनिटर करना, और तीसरा उसके अंदर अगर कोई रवैये में खामी पाई गई है तो उस खामी का इस्तदराक करना और उसकी इस्लाह करना। तो ये तीन स्टेजेस हैं इसकी कंट्रोल की, डायरेक्ट कंट्रोल की। The efforts to directly control behavior are a major restraint to crime. These efforts, however, are more effective with some people than with others. For example, all juveniles are subject to more or less the same direct control at school, the same rules, the same monitoring, and the same sanctions if they deviate. कंट्रोल थ्योरी का तीसरा एलिमेंट स्टेक इन कंफर्मिटी है। स्टेक इन कंफर्मिटी से मुराद है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर सोशल नॉर्म्स से मैच करता हो और वो इन सोशल वैल्यूज के खिलाफ जाने में अपना लॉस समझता हो और वो शख्स अपने स्टेक इन कंफर्मिटी की वजह से किसी भी किस्म के क्रिमिनल बिहेवियर में जाने से अपने आप को बचा के रखे, ताकि वो मुआशरे की उन वैल्यूज को फॉलो कर सके जो उसके लिए बनाई गई है। So one stake in conformity, that which one has to lose by engaging in crime, functions as another major restraint to crime. Those with a lot to lose will be more fearful of being caught and sanctioned, and so will be less likely to engage in crime. जिन नौजवानों के स्टेक्स जितने ज्यादा होंगे वो उतना ही डेविएंट बिहेवियर से बच के रहेंगे, और ये जितने भी आपके कन्फर्मिटी को छोड़ने के नतीजे में जो आपको लॉसेस होने वाले हैं, या अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते जो आपकी सोसाइटी ने बनाई हुई हैं और उनको रूल को फॉलो ना करने के पादाश में जो आपको नुकसानात होते हैं, उनसे बचने के लिए फिर हर बंदा ये चाहता है कि वो कंफर्म करे उन रूल्स को, ताकि उसका रवैया अच्छा समझा जाए और मुआशरे में उसकी कदर कीमत और इज्जत और मंजिलत में इजाफा हो। If people have a strong emotional attachment to conventional others, like family members and teachers, they have more to lose by engaging in crime. Individuals who don't care about their parents or others, however, have less to lose by engaging in a crime. जिन इंडिविजुअल्स की स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट अपने खानदान, वालदैन या टीचर से हो, वो अपने खानदान की बदनामी या वालदैन और टीचर की नाराजगी की वजह से डेविएंट बिहेवियर की तरफ नहीं जाते। इसी तरह जो लोग अपने खानदान, वालदैन या अपने कुर्ब जवार में लोगों से ज्यादा अटैच नहीं होते, वो डेविएंट बिहेवियर में जाने को ज्यादा बड़ा लॉस नहीं समझते और आसानी से डेविएंट बिहेवियर में चले जाते हैं। People sometimes find themselves in a situation where they are tempted to engage in crime and the probability of external sanction is low. कंट्रोल थ्योरी का तीसरा कंपोनेंट इंटरनल कंट्रोल है। बाज इंडिविजुअल ऐसी सूरत हाल से हमकनार होते हैं कि उन्हें क्राइम में मुलव्वस होने की टेम्पटेशन या मौका मुयसर आता है और उनमें एक्सटर्नल कंट्रोल के इम्कानात भी कम होते हैं। Yet many people still refrain from crime.
The reason is that they are highly in internal control. The reason is that they are high in internal control. They are able to restrain themselves from engaging in crime. Internal control is the function of their beliefs regarding crime and their level of self-control. कुछ लोग मौका मुयस्सर आने के बावजूद भी जुर्म का इर्तिकाब नहीं करते। उसकी वजह यह है कि उनके इंटरनल कंट्रोल बहुत मजबूत होते हैं। इंटरनल कंट्रोल उनके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और उनमें सेल्फ कंट्रोल ज्यादा होने की वजह से वो जुर्म से बाज रहते हैं। Finally, some people have personality traits that make them less responsive to the above control and less able to restrain themselves from acting on their immediate desires. For example, if someone provokes them, they are more likely to get into a fight, or if someone offers them drugs at a party, they are more likely to accept. कुछ लोगों में इंटरनल कंट्रोल कमजोर होता है और वो अपने आप को बाज नहीं रख सकते। सेल्फ कंट्रोल लो होने की वजह से ऐसे लोग दूसरों के उकसाने पर जुर्म का इर्तिकाब कर सकते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनका सेल्फ कंट्रोल लो होता है। इस तरह के लोग दूसरों के उकसाने पर लड़ाई झगड़े पे उतर सकते हैं। अगर उनको किसी जगह पे ड्रग्स ऑफर की जाए तो वो लो सेल्फ कंट्रोल या लो इंटरनल कंट्रोल होने की वजह से उनके अंदर क्रिमिनलिटी में जाने के चांसेस आम लोगों की निस्बत ज्यादा होते हैं। Self control is indexed by several personality traits. According to Gottfredson and Hershey, people who lack self control will tend to be impulsive, insensitive, physical, risk taking, short sighted, and non-verbal. It is claimed that the major cause of low self-control is ineffective child rearing. सेल्फ कंट्रोल इंडिविजुअल में शख्सियत के बहुत से अनासर में से एक अंसर है। सेल्फ कंट्रोल इंडिविजुअल में उसकी शख्सियत के बहुत से अनासर में से एक अंसर है। जिन लोगों में सेल्फ कंट्रोल कम हो वो इम्पल्सिव, इंसर्टिव, रिस्क टेकिंग, शॉर्ट साइटेड और नॉन वर्बल होते हैं और ये सेल्फ कंट्रोल बचपन में ही नामुनासिब परवरिश की वजह से ज़हूर पजीर होता है। In particular, low self-control is more likely to result when parents don't establish a strong emotional bond with their children and don't properly monitor and sanction their children for delinquency. Certain theorists also claim that some of the traits characterizing low self-control have biological as well as social causes. लो सेल्फ कंट्रोल अमूमी तौर पर बच्चों में वालिदैन से इमोशनल बॉन्ड की कमजोरी की वजह से पैदा होता है। लो सेल्फ कंट्रोल के बहुत सी वजूहात हैं जिनका ताल्लुक बायोलॉजिकल और सोशल काजेस से भी होता है। Gottfredson and Hershey claims that one level of self-control is determined early in life and is then quite resistant to change. Further, they claim that low self-control is the central cause of crime. Other types of control and other causes of crime are said to be unimportant once level of self-control is established. लो सेल्फ कंट्रोल का बचपन में ही पता चल जाता है और ये सारी उम्र पर मुहित होता है। इसको चेंज करना मुश्किल होता है। लो सेल्फ कंट्रोल क्राइम में मुलव्वस होने की सबसे बड़ी वजह भी गर्दाना जाता है। For example, Sampson and Loeb demonstrate that delinquent adolescents who enter satisfying marriage and obtain stable jobs are less likely to engage in crime as adults. सैमसन और लॉब के मुताबिक ऐसे डिलिक्वेंट नौजवान जो उनकी शादी कामयाब हो या वो किसी अच्छी जॉब उनको ढूंढने में कामयाब हो जाएं, उनमें स्ट्रॉन्ग स्टेट इनकन्फर्मिटी होते हैं।
इसलिए उनमें जुर्म की तरफ राग़ब होने के इम्कानात भी कम हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी मैरिड लाइफ से मुतमिन होते हैं या अपनी जॉब से मुतमिन होते हैं। इसलिए वो किसी किस्म की डिलिक्वेंसी में जाने से परहेज करते हैं, क्योंकि वो अपनी उनके स्टेक्स इन कन्फर्मिटी ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए वो क्राइम की तरफ नहीं जाते। In sum, crime is less likely when others try to directly control the person's behavior. The person has a lot to lose by engaging in crime. The person tries to control his or her own behavior. तो मुख्तसर जो हमने डिस्कस किया उसके मुताबिक क्राइम उस सूरत में कम होता है जब दूसरे अशखास किसी भी शख्स को, इंडिविजुअल के बिहेवियर को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हों, या उसके स्टेक्स इन कन्फर्मिटी हो और वो समझता हो कि क्राइम करके उसका बहुत ज़्यादा लूज कर जाएगा, वो सोशल स्टेटस लूज कर जाएगा, वो लव रिस्पेक्ट लूज कर जाएगा, वो अपने फैमिली मेंबर्स की मोहब्बत, प्यार, शफकत से महरूम हो जाएगा। तो ये स्टेक्स इन कन्फर्मिटी हैं जिस वजह से वो क्राइम में इंगेज नहीं होता। और तीसरा, पर्सन ट्राइज टू कंट्रोल हिज और हर ओन बिहेवियर, कि उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल या इंटरनल कंट्रोल उसका ज्यादा होता है, इसलिए वो क्राइम से बाज रहता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा हर्शीज सोशल बॉन्ड थ्योरी कि किस तरीके से सोशल कंट्रोल या सोशल बॉन्ड्स किसी भी सोसाइटी के अंदर क्राइम को कम करने में मदद देते हैं। और अगले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह लर्निंग थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल CSS नॉलेज इन को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर्स भी आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। मे ऑलमाइटी अल्लाह bless you. खुदा हाफिज।